तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ओवरऑल एवोल्यूशन का, प्लेटो सोक्रेटिस से शुरुआत करके हमने हन्ना अरेंट तक की चर्चा की थी। आज हम उसी चीज को एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से पहली बात तो देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस जो हैं, अब वो क्या बात करते हैं? लियो स्ट्रॉस ये कहते हैं कि भाई जो सोक्रेटिस थे, he played a very important role to bring about a shift in public life. अब ये लियो स्ट्रॉस क्या कहना चाह रहे हैं? लियो स्ट्रॉस ने ये कहा कि देखो, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को एनालाइज करते हैं और उसमें सोक्रेटिस के रोल को एग्जामिन करते हैं, तो वो कहते हैं कि सोक्रेटिस ने पूरे के पूरे पॉलिटिकल लाइफ का जो एक पूरा डिस्कोर्स चल रहा था, डिस्कोर्स का मतलब होता है एक पूरी अंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी, उसके अंदर एक बहुत डीप शिफ्ट लेकर वो आए। अब सवाल उठता है कि वो क्या शिफ्ट था? तो लियो स्ट्रॉस ये कहते हैं कि शिफ्ट यहां पर ये था कि जब सोक्रेटिस आए, उससे पहले डिस्कशन जो है पब्लिक लाइफ में हुआ करती थी, खास करके माइथोलॉजी की, मिथिकल इश्यूज की। इस चीज को सोक्रेटिस ने बदला और माइथ से शिफ्ट करके उन्होंने पब्लिक डिस्कोर्स में एक न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहते हैं एक मॉरल फिलॉसफी। और ये मॉरल फिलॉसफी का मतलब हुआ हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि लियो स्ट्रॉस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सोक्रेटिस को लेकर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सोक्रेटिस नहीं थे, उससे पहले जो पूरा एक पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में एक डिबेट हुआ करता था, वो मिथिकल माइथोलॉजिकल चीजों पे होता था। लेकिन सोक्रेटिस के आते ही ये पूरा का पूरा डिबेट बदल कर एक मॉरल फिलॉसफी, यानी कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, उसकी ओर शिफ्ट हुआ। तो इस रीजन से लियो स्ट्रॉस सोक्रेटिस को एक पिविटल थिंकर मानते हैं। पिविटल थिंकर वेस्टर्न ट्रेडिशन के। पिविटल थिंकर मींस कि वो थिंकर जिन्होंने पूरे वेस्टर्न ट्रेडिशन के थॉट को, उसके नजरिए को कंप्लीटली बदल डाला, कि एक नई दिशा दे डाली। इस रीजन से लियो स्ट्रॉस की अगर हम स्टडी को और केयरफुली पढ़ें, तो वो सोक्रेटिस को एक बड़े रेवोल्यूशनरी थिंकर के नजरिए से भी देखते हैं। क्योंकि रेवोल्यूशनरी थिंकर इस रीजन से, क्योंकि इन्होंने पूरे पब्लिक डिस्कोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी। और रेवोल्यूशन में भी हम जब बात होती है तो यही बात करते हैं कि एक रेवोल्यूशन क्या होता है। एक रेवोल्यूशन वो होता है जब एक सोसाइटी की पूरी फंडामेंटल थिंकिंग चेंज हो जाए। रेवोल्यूशन कोई एक सिंपल सा अपराइजिंग नहीं होता, एक कोई छोटा सा प्रोटेस्ट नहीं होता, बट एक वैसी चीज होती है जिससे पहली बात पूरी सोसाइटी का एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस बदले। उसी चीज को एक एकेडमिक लेवल पर जब लियो स्ट्रॉस ने सोक्रेटिस को एनालाइज करके देखा, तो सोक्रेटिस का ये असेसमेंट था कि सोक्रेटिस एक रेवोल्यूशनरी पिविटल थिंकर थे, क्योंकि इन्होंने जो माइथोलॉजी का पूरा डिबेट था उसको बदल कर एक मॉरल फिलोसफी के पाथ पर पब्लिक डिस्कोर्स को लेकर आए। और ये पब्लिक डिस्कोर्स इसके आगे जाकर मॉरल फिलोसफी के ऊपर चलना शुरू हुआ। इसके बाद दूसरे एक इंपॉर्टेंट अब हमारे पास स्कॉलर हैं जिनका नाम है अर्नस्ट बार्कर। अब इन्होंने देखिए क्या बोला। इन्होंने बोला कि भाई, तीन लोग जो थे, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये बड़े क्रूशल थे। इन्होंने बोला कि इन तीनों ने अर्ली डेमोक्रेटिक आइडियाज और एक नॉर्मेटिव स्टेट थ्योरी का गठन किया, और इन्होंने पब्लिक लाइफ में इंट्रोड्यूस करे स्किल्स लाइक एथिक्स। अब देखो, अर्नेस्ट बाकर और लियो स्ट्रॉस में क्या फर्क है, कि लियो स्ट्रॉस ने अगर सोक्रेटिस को एक सेंट्रल फिगर बना के देखा, तो अर्नेस्ट बाकर ने बोला कि सिर्फ सोक्रेटिस को नहीं, बल्कि उन्होंने पहली बात तो पूरे के पूरे ग्रीक ट्रेडिशन को पकड़ा। और जब हम बात करते हैं ये वर्ड की बेटा ग्रीक ट्रेडिशन, तो इसमें सोक्रेटिस प्लस प्लेटो प्लस एरिस्टोटल तीनों आते हैं।
तो अर्नेस्ट बाकर और लियो स्ट्रॉस के असेसमेंट में ये डिफरेंस स्कॉलरली लेवल पर याद रखना है कि अर्नेस्ट बार्कर जो हैं उन्होंने ये बात बोली कि ग्रीक ट्रेडिशन, यानी कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के कंबाइंड थॉट्स को अगर हम देखें, तो इन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एक नया डायरेक्शन नहीं दिया, बल्कि इस नए डायरेक्शन के साथ साथ इन्होंने अर्ली डेमोक्रेटिक आइडियाज पेश किए। तो इन्होंने जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, उस पॉलिटिकल थिंकिंग को इंस्पायर इस तरीके से किया कि उस पॉलिटिकल थिंकिंग में इन्होंने अर्ली डेमोक्रेसी के सीड्स को ले डाउन किया। इस रीजन से अर्नेस्ट बाकर आज की डेट में ये कहते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी को पढ़ना है, और जब मैं आपको अभी पेपर वन के पार्ट ए के थ्योरी वाले पार्ट में डेमोक्रेसी भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर अर्नेस्ट बाकर दोबारा यूज होंगे। तो अर्नेस्ट बाकर ने क्या असेसमेंट दिया कि ग्रीक ट्रेडिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ अर्ली डेमोक्रेसी। क्योंकि ये जो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के ओवरऑल पॉलिटिकल थॉट्स थे, जिनको हम पढ़ेंगे आने वाली अगली क्लासेस में, आप देखोगे कि इसके हिसाब से, अर्नेस्ट बाकर के हिसाब से, दे क्रिएटेड नंबर वन द सीड्स फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा, अर्नेस्ट बाकर के इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए जब वो कहते हैं कि एक नॉर्मेटिव स्टेट थ्योरी उन्होंने रखी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड नॉर्मेटिव हियर? नॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है समथिंग विच इज अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हो और एक डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के बेसिस पे एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि अगर आप ये दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। इसी तरीके से जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स अपनी पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्चुअलाइज करते हैं, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में एक नॉर्मेटिव स्टेट विजुअलाइज करते हैं। नॉर्मेटिव स्टेट का मतलब होता है एक प्रिस्क्रिप्टिव स्टेट, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक स्टेट। तो जो भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होता है वो हमेशा क्या करता है? एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप को एनालाइज करता है। जब वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप को एनालाइज करेगा तो उससे क्या होगा? उस एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने से उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करेगा, और उसका वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में एक सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये जो सॉल्यूशन जो आप प्रिस्क्राइब करते हो, इसको कहते हैं नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन। ये एक प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस चीज को समझिए। तो अर्नेस्ट भाकर यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अर्ली डेमोक्रेसी के सीड्स अगर किसी ने ले डाउन करे, तो वो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल थे। यानी कि पूरे ग्रीक ट्रेडिशन ने डेमोक्रेसी का एक शुरुआत, एक स्पार्क दिया। और दूसरा, वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव स्टेट थ्योरी एक प्रिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का कार्य पॉलिटिकल थ्योरी में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल की तरफ से शुरू हुआ। और ये जो ट्रेडिशन अर्नेस्ट बाकर कहते हैं यहां से स्टार्ट हुआ कि एक प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी होगी, एक प्रिस्क्रिप्टिव फ्यूचरिस्टिक विजुअलाइज किया जाएगा स्टेट। ये पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग में आगे जाकर एक डोमिनेंट पैराडाइम बना। क्योंकि इनके बाद, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के बाद मेजोरिटी जितने थिंकर्स आए, अर्नेस्ट बाकर के हिसाब से उन्होंने इस फ्रेमवर्क को कि हम कैसे एक सोसाइटी में आगे प्रिस्क्राइब करेंगे चीजों को, कैसे हम सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके एक फ्यूचरिस्टिक अच्छे सिस्टम को पेश करेंगे, वो नॉर्म, वो प्रिस्क्रिप्शन का जो मॉडल था, वो जो थॉट प्रोसेस था कि एक प्रिस्क्रिप्टिव फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, अर्नेस्ट बाकर के हिसाब से सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने वो ट्रेडिशन ले डाउन किया। तो एक चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि लियो स्ट्रॉस और अर्नेस्ट बाकर की ओवरऑल दोनों के असेसमेंट्स में वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन को लेकर, ओरिजिन उसके, सोक्रेटिस और सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल को लेकर के काफी फर्क है। अब तीसरे पे आते हैं, क्विंटन स्किनर एंड जे जी ए पोकॉक। पहले भी आपको मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पूरे पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इट्स अ स्कॉलरली हैवी ऑप्शनल। एंड इसी रीजन से रिवीजन इज ऑलवेज द की। और अभी जो बच्चे मेरे साथ प्रीलिम्स 2026 की मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं,
वो ये बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनको एक डेडिकेटेड तरीके से, जो अब रिवीजन अभी मैं कराने जा रहा हूँ दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो वो रिवीजन के जो टेक्निक्स हैं, जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होंगे, वही रिवीजन के टेक्निक्स आपके लिए यहाँ पर भी यूजफुल होंगे, क्योंकि रिवीजन का टेक्निक सेम है, उसका एप्लीकेशन कहीं पे भी हो सकता है। तो द मोर यू रिवाइज इन द साइंटिफिक मैनर थ्रू द टेक्निक्स दैट आई विल टीच यू, उस तरीके की टेक्निक से आपके ये स्कॉलर्स भी आपके टिप्स पे हो जाएंगे, जिससे कि आपका आंसर बड़ा पावरफुल होगा। तो क्विंटन स्किनर और जेजी ए पोकॉक क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई, पहली बात, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसको हम आज की डेट में कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल। अच्छा, अब जो ये कैम्ब्रिज स्कूल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर, पॉलिटिकल थ्योरी में लैंग्वेज एंड असेसमेंट ऑफ हिस्ट्री शेप्स आइडियाज। ये दोनों का मानना ये है कि भाई, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये जो तीन थिंकर्स थे, इन लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी, तो एक न्यू पॉलिटिकल थिंकिंग आई। अब क्या मतलब है इन चीजों का? अब देखो, अभी तक जब हम बात कर रहे थे लियो स्ट्रॉस और अर्नेस्ट बाकर की, तो लियो स्ट्रॉस, अर्नेस्ट बाकर जो हैं, उनका असेसमेंट वेस्टर्न ट्रेडिशन को लेकर ब्रॉड था। ब्रॉड इन द सेंस कि वो बड़े बड़े फीचर्स को कैप्चर कर रहे थे। कि लियो स्ट्रॉस ने बोला कि कैसे सोक्रेटिस एक पिविटल थिंकर था, विजाविज जैसे कि हमने अर्नेस्ट बाकर के केस में देखा कि उन्होंने ग्रीक ट्रेडिशन को ही पकड़ा, और उस ग्रीक ट्रेडिशन को पकड़ा कि कैसे उसने एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फ्रेमवर्क क्रिएट किया आगे वालों के लिए। लेकिन क्विंटन स्किनर और पोकॉक जो है, इन्होंने एक नया थॉट दिया। ये कहते हैं कि भाई, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन को देखते हैं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन और थॉट इस प्रकार से रेलेवेंट है कि यहाँ पर लैंग्वेज और हिस्ट्री का असेसमेंट क्रूशल होता है। अब देखो, ये क्विंटन स्किनर और जेजी ए पोकॉक जो हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू थिंकिंग। वो न्यू थिंकिंग ये है कि हमें लैंग्वेज, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो है, वो किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में, उसको पकड़ो। और वो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से वो लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, वो पकड़ो। अब ये उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो का। ये कहते हैं कि भाई, व्हेन वी लुक एट हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये जो तीन थिंकर्स थे, इन तीनों ने क्या करा, हम पढ़ेंगे ये थिंकर्स, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी। एक सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने ये बोला कि एक सिटीजन और एक रूलर के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि रूलर मेरे वेलफेयर के लिए है, और रूलर की अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेलफेयर मुझे करना है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस आइडिया को हॉब्स, लॉक और रूसो ने, जेएस मिल ने भी फॉर दैट मैटर, अलग अलग तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्सप्लेन किया। तो इन लोगों ने सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश करी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पीछे क्विंटन स्किनर और पोकॉक कहते हैं कि दो बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज थे। पहला आइडिया ये था कि ये तीनों थिंकर्स जो थे, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पेश करने के टाइम पे हिस्ट्री को असेस किया। हिस्ट्री को, यानी कि उस समय की पूरी हिस्ट्री किस तरीके से थी, प्रेजेंट सिनेरियो क्या था, पास्ट क्या था, इन दोनों को एनालाइज करके सबसे पहले तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने अपनी थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज किया। और हॉब्स, लॉक, रूसो ने जब हिस्ट्री को, प्रेजेंट को समझ के, प्रेजेंट इन्वायरमेंट को और पास्ट इन्वायरमेंट को समझ के जब अपनी थ्योरी पेश करी, तो उस थ्योरी में जिस प्रकार की लैंग्वेज उन्होंने यूज करी, जिसमें उसने ये शब्द दिया कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये आज की डेट में एक न्यू पॉलिटिकल थिंकिंग की ओर हमें बढ़ाता है। तो क्विंटन स्किनर और जेजीए पोकॉक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी थिंकर को जब आप पढ़ो, तो आप उस थिंकर को सिर्फ ये मत देखो कि वो क्या बोल रहा है,
वो कहते हैं कि आप ये देखो कि चाहे हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, जेएस मिल हो, हैना आरेंट हो, कोई भी थिंकर हो, आप ये देखो कि वो हिस्ट्री को कैसे एनालाइज कर रहा है, और वो हिस्ट्री को एनालाइज करके किस प्रकार की लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में। तो जो भी हिस्ट्री को एनालाइज करके एक लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में, वो चीज हमें समझनी है कि कैसे इंस्पायर करती है एक व्यक्ति को। तो ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर लियो स्ट्रॉस, अर्नेस्ट बाकर, क्विंटन स्किनर एंड जेजे पोकॉक फिर से एक नया पर्सपेक्टिव पेश करते हुए वेस्टर्न ट्रेडिशन को समझने के लिए हमारे सामने ये थॉट लाके दे रहे हैं कि वेस्टर्न ट्रेडिशन को और बेहतर कैसे समझा जाए इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैना आरेंट आती हैं नेक्स्ट। हैना आरेंट अब क्या बोलती हैं, वो कहती हैं कि भाई इन पॉलिटिक्स स्पीच प्लस एक्शन शेप फ्रीडम इन द सोसाइटी। हैना आरेंट इनफैक्ट पोकॉक और क्विंटन स्किनर के आइडिया के ऊपर ही बिल्ड करती हैं। तो हैना आरेंट सबसे पहले कोई नोवल आइडिया नहीं पेश कर रही, वो सिर्फ बिल्ड अपॉन कर रही हैं ऑन द आइडिया ऑफ स्किनर एंड पोकॉक, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि अब वो बिल्ड कैसे कर रही है, वो ये कह रही है कि देखो, अगर स्किनर और पोकॉक बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करो और उसके बेसिस पे पॉलिटिकल थ्योरी में एक लैंग्वेज का प्रयोग करो, तो ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी की जो लैंग्वेज है, इन दोनों के अगर अमेलगमेशन को देखते हो तो एक न्यू थॉट प्रोसेस मिलता है। इसी चीज को हैना अरेंड फर्दर बिल्ड करके कहती है कि किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी में आप सर्च करो कि उस पॉलिटिकल थ्योरी की स्पीच और एक्शन क्या था। अब इसका क्या मतलब है स्पीच और एक्शन, यानी कि किस प्रकार का इंटेंट था और किस प्रकार का आउटकम था। हैना अरेंट कह रही है कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जब पॉलिटिकल थ्योरी देता है तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में एक इंटेंट लेके आता है। इंटेंट का मतलब होता है एक इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है एक आइडिया उसके माइंड में। जब वो एक इंटेंशन को लेके आता है, उस इंटेंशन को लेकर एक आउटकम बनता है। तो वो इंटेंशन प्लस आउटकम को हैना अरेंट ने अपनी लैंग्वेज में स्पीच और एक्शन बोला। हैना अरेंट कहती है कि ये जो स्पीच और एक्शन है, ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी में फ्रीडम कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। तो हर एक लीडर, हर एक पॉलिटिकल थिंकर, हैना अरेंट कहती है कि हर एक पब्लिक लीडर और हर एक पॉलिटिकल थिंकर के पास एक इंटेंट होता है, एक आइडिया होता है उसके माइंड में। जो उसके माइंड के अंदर का जो आइडिया इंटेंट है वो उसकी स्पीच होती है, और उससे बनता है एक एक्शन, यानी कि उस बंदे का एक आउटकम होता है। तो हैना अरेंट ने क्या किया, सिर्फ स्किनर और पोकॉक के ऊपर बिल्ड नहीं किया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हैना अरेंट ने इस पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग को एक नया डायरेक्शन देते हुए ये बोला कि आज कोई भी आउटकम जो होगा पॉलिटिकल आउटकम, अब ये पॉलिटिकल आउटकम एक पॉलिटिकल लीडर भी दे सकता है, ये पॉलिटिकल आउटकम एक पॉलिटिकल थिंकर भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है उसके इंटेंट, यानी कि उसके माइंड में, उसकी स्पीच पे, और उसके बेसिस पे निकला हुआ आउटकम। तो हैना अरेंट ने पूरी की पूरी स्टडी को रीओरिएंट करते हुए एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर वो पूरी रिसर्च को लेके चली गई। तो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर जब वो रिसर्च को लेकर गई, तब हैना अरेंट ने ये ह्यूमन साइकोलॉजी के इस पॉइंट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए बोला कि हर लीडर की इंटेंट को समझो, उसके माइंड में क्या थॉट है, क्योंकि जो उसके मुंह से स्पीच निकल रही है वो उसके माइंड का इंटेंट है, और जो उसके माइंड में इंटेंट है, जो उसके स्पीच में आ रही है, वो उसका आउटकम वैसा ही होगा। तो हैना अरेंट देयर बाय बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट
persons to talk about the role of human psychology in political thinking, political outcome, political theory. आई बिलीव ये चीज अब आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो ये चीज जब आप समझते हो, इस चीज से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जितने भी ये पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जिन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिशन को, लियो स्ट्रॉस, अर्नेस्ट बाकर, क्विंटन पोकॉक एंड हैना आरेंट, जो हमने ये 5-6 थिंकर्स पढ़े, इससे अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न ट्रेडिशन को लेकर क्या था। सो कीपिंग दिस डिबेट इन माइंड, अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेटो का कंटेक्चुअलाइजेशन, तो अब आपको क्लियर होगा कि प्लेटो को अब हमने किस नजरिए से एनालाइज करना है। तो जब प्लेटो कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे कि प्लेटो अगर कुछ बोल रहा है तो वो या तो हिस्ट्री को एनालाइज करके बोल रहा है जो स्किनर कह रहा था, और प्लेटो अगर कुछ स्पीच के तहत एक आउटकम दे रहा है तो वो हैना अरेंट के हिसाब से वो ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रिज्म है। तो अब आप अगर प्लेटो को इस नजरिए से एनालाइज करोगे इन थिंकर्स के, तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटो, योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंटली गुड। एंड एज आई सेड, रिवीजन इज द की। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंटरशिप की क्लास में मैं आपको रिवीजन के टेक्निक्स बता ही रहा हूँ, और मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।